Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and in this session we will be going to discuss about trigonometry and that too from class 10th. So class 10th में जो आपकी NCERT है उसमें ये चैप्टर 8 है trigonometry. So कुछ बोर्ड्स में आपके CBSE के अलावा ये क्लास 9th में भी आता है. CBSE में भी बहुत पहले कभी क्लास 9th में इंट्रोड्यूस होता था trigonometry. बट अभी रिसेंट कुछ ईयर से ये ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होता है. इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंडामेंटल पोर्शन होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके क्या क्या रेशियोज होते हैं अलग अलग, और कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो सब हमें इस क्लास में पढ़ना होता है. इसके अलावा जो भी इसका एडवांस पोर्शन होगा वो क्लास 11th में आता है. क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके 10th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो ये लेक्चर देख के पहले अपने 10th के कंसेप्ट को क्लियर कर लें, उसके बाद ही क्लास 11th के पोर्शन पे जाएं. और क्लास 10th के बच्चों को तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है ही, क्योंकि इसमें सारा का सारा हम NCERT से पूरा कवर करेंगे. वी विल टेक NCERT एज अ सोर्स फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर. सो लेट अस ओपन NCERT नाउ. This is how your chapter it starts in the NCERT. So let us first try to understand like what is this trigonometry. So trigonometry is derived from the Greek words. So trigonometry आपका बेसिकली एक ऐसा शब्द है जो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है. तो इसको हम अगर इसको डाइसेक्ट करें इस पूरे वर्ड को, तो हम ट्राई, गॉन और मेट्री, ये तीन यहाँ से शब्द इससे अलग कर सकते हैं. तो ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड्स, एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट. So basically, therefore, trigonometry is the study of relationships between the sides and angles of a triangle. So मतलब किसी भी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के रिलेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके डेफिनेटली प्रैक्टिकल कुछ यूज हैं इसके. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्ट्रोनॉमर्स दे यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ. मतलब अर्थ का डिस्टेंस स्टार से और प्लैनेट से कितना है उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंसिव यूज करते हैं. और इन मॉडर्न डेज इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंसेस. सो बेसिकली आपके इंजीनियरिंग में ये यूज होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में और इन सब जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सटेंसिव यूज होता है. इसी तरह फिजिकल साइंसेस में भी और भी इसके यूज हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के. सो देयरफॉर दिस इज नॉट ओनली अ थ्योरेटिकल चैप्टर, इट आल्सो हैज अ प्रैक्टिकल रेलेवेंस. तो इस चैप्टर को बेसिकली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ये आपका चैप्टर 4 स्टेजेस में हम लोग कवर करेंगे. तो पहला जो स्टेज होगा उसमें क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है सबसे पहले. फिर दूसरे स्टेज में हमें पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, जैसे कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है. वो हमें एज इट इज याद रखनी होती है, क्योंकि उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं तो हमें वो वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी होती है. उसको याद भी रख सकते हैं और उसका एक बनाने का तरीका भी होता है. वो हम स्टेज जब ये पढ़ेंगे ये वाला टाइप, तो उस टाइम ये डिस्कस करेंगे. फिर टाइप थर्ड में हमारे होते हैं आइडेंटिटीज दैट इज रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आई होप सबको पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है. उस केस में ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डील करते हैं जहाँ पे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा. दैट विल बी डील इन दी थर्ड टाइप. एंड इन फोर्थ टाइप वी विल बी डीलिंग विद सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वेरी फंडामेंटल आइडेंटिटीज. वहाँ उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे हम लोग डील करेंगे फोर्थ टाइप में. So let us start with the first type now. तो फर्स्ट टाइप में जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं. तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपकी एप्लीकेबल किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है. मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री डेफिनेटली होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं कि अब कोई भी एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं. उसमें हम अलग अलग साइड्स के रेशियोज ले सकते हैं. जैसे सपोज ये फिगर 8.4 में ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें हम ए बी और बी सी का रेशियो ले सकते हैं, बी सी और ए सी का रेशियो ले सकते हैं, और इस तरह से ए बी और ए सी का रेशियो ले सकते हैं.
और इनका रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे ए बी बाय ए सी की जगह हम ए सी बाय ए बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें जितने भी ये रेशियोज पॉसिबल हो सकते हैं, उन हर एक रेशियो को हम एक नाम दे देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे ए बी बाय ए सी को हम कुछ नाम देंगे यहाँ पे, वो अभी देखते हैं क्या नाम होता है। इसी तरह बी सी बाय ए सी का नाम होता है, ए सी बाय ए बी का अपना एक अलग नाम होता है। तो इस तरह से हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी बेसिकली, क्योंकि आप कितने रेशियोज इसमें निकाल सकते हो, एक ए बी बाय ए सी कर सकते हो, एक उसका रेसिप्रोकल यानी ए सी बाय ए बी, एक बी सी बाय ए सी कर सकते हैं हम लोग, और एक उसका रेसिप्रोकल, एक हम कर सकते हैं इसमें ए बी बाय बी सी और एक उसका रेसिप्रोकल। तो यानी इसी तरह से दो, 2 + 2 + 2, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 6 पॉसिबिलिटीज, मतलब 6 रेशियोज पॉसिबल हैं इस ट्रायंगल में। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कितनी पॉसिबल होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉसिबल होती हैं। So how many trigonometric ratios are there? 6. अब इस ट्रायंगल में जैसे फिगर 8.4 में जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो फिक्स लिखा है, AC हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन दो टर्म्स हम जो मैथमेटिक्स में जानते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, वो नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल A। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो परपेंडिकुलर और हाइपर बेस होता है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका मतलब है, जैसे हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करके देखें एक ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। So let us say this is the right angle, this is angle A, this is angle B and this is angle C. अब कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं, किस वर्टेक्स से बेसिकली देख रहे हैं। तो सपोज इफ देर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट सी, मतलब हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पर्सन है जो सी से देख रहा है, सी पे खड़े होकर देख रहा है, तो अगर वो यहाँ से देखेगा तो ठीक उसकी आंखों के सामने जो साइड पड़ेगी, यानी कि ये, तो ये साइड क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, और जो बाकी की बची हुई साइड होती है ये क्या होती है, बेस, जो इसके एडजेसेंट होती है। ये तो हमेशा फिक्स होता है कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एडजेसेंट होते हैं, और वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही ये होता है ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस हमेशा एक दूसरे पे राइट एंगल पे होते हैं, राइट एंगल पे मीट करते हैं, यानी एडजेसेंट होते हैं एक दूसरे के। बची हुई साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। अगर आपका 90 डिग्री या एंगल फिक्स है तो हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होता है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जब हमने सी से देखा तो हमें ऐसा दिखा। अब हम इसी डायग्राम को एक बार दोबारा बनाते हैं। अभी भी ये 90 डिग्री होगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा। अब हम देखते हैं ए से खड़े होके, मतलब अब कोई यहाँ से देख रहा है, पहले यहाँ से देखा था सी से, अब हम देख रहे हैं ए से। तो ए से अगर कोई देखेगा तो ठीक उसको सामने कौन सी साइड दिखेगी, BC। तो ये BC अब इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो इसलिए परपेंडिकुलर और बेस ऐसे फिक्स नहीं होता। सो इसलिए हम इन टर्म्स को फिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए इन टर्म्स को हम यूज भी नहीं करेंगे। सो हम हमेशा इसलिए क्या यूज करते हैं, साइड एडजेसेंट टू दिस एंड साइड ऑपोजिट टू दिस, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो BC साइड है ये एक्चुअली क्या है, साइड ऑपोजिट टू एंगल है। तो ये टर्म तो फिक्स है कि भाई A के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो BC है, तो ये टर्म आपका फिक्स है यहाँ पे, सो हम डेफिनेटली ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इस साइड को हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो ये टर्म भी फिक्स है, ये अब चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि A के एडजेसेंट साइड तो हमेशा AB ही रहेगी। तो इसलिए हम ये टर्म्स यूज कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर और बेस हम इसमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम किस एंगल से देख रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरफ से देख रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम रेशियोज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आपके रेशियोज चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आगे हम देखते हैं रेशियोज होते कितने टाइप के हैं। तो आपके ये 6 टाइप के रेशियोज होते हैं। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टैंजेंट, फिर एक होता है कोसेकेंट, एक होता है सेकेंड, और एक लास्ट होता है कोटेंजेंट।
सो ये सारे के सारे जो रेशियो होते हैं उसके साथ एंगल मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको कि रेशियोज आप किस एंगल से देख के निकाल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियोज बदलते हैं अगर आप एंगल चेंज कर लोगे तो अगर हम जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस एंगल से देख के हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ एंगल ए। सो इसलिए अगर हम इसको थोड़ा सा लिख के देखें यहाँ पे, तो इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है जैसे ये लिखा है साइन ऑफ एंगल ए, सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन ए। इसी तरह से अगर ऐसे लिखा हुआ है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, कॉस ए। इसी तरह से तीसरा क्या होता है, टेंजेंट, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए उसको लिखा जाता है tan ए ऐसे। और कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए उसको लिखा जाता है कोसेक ए। इसी तरह एक होता है सिकेंट, सेकेंट ऑफ एंगल ए, सो उसको लिखा जाता है सेक ए। इस तरह से एक लास्ट फिर बचता है कोटेंजेंट। So cotangent of angle A is written as cot A. So this is how we write trigonometric ratios in short abbreviations. So आपको हमेशा इसमें ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ उसका एंगल जरूर आता है। मतलब अगर हम सिर्फ ऐसे लिख दें साइन तो ये इररेलेवेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ उसका एंगल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि वो किस एंगल से निकाले। तो ये तो था कि कैसे इसको एब्रीविएट करते हैं। अब ये होते क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है कि साइन क्या होता है, साइन होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे याद रखना, इसको बहुत मुश्किल होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इसको याद करने के लिए इजी तरीका हम इसका बनाते हैं कि अगर मान लो आपका ये ट्रायंगल है और ये एंगल 90 डिग्री है, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज ए, right? So if I am finding out the trigonometric ratio with reference to angle A, मतलब अब हम एंगल A को रेफर करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको रब कर लेते हैं एक बार। सो उसको निकालने का ये तरीका होता है कि आप पहले उस एंगल से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप परपेंडिकुलर और बेस फिक्स कर लो पहले। जैसे अगर आप ए से ऑब्जर्व करोगे तो आपका परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और बेस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। तो जो साइन थीटा साइन ए होता है, मतलब हम क्योंकि यहाँ पे एंगल ए ले रहे हैं तो वो कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमने इस रेशियो को लेट किया हुआ है, मतलब ये बाय कन्वेंशन बाय ऑब्जर्वेशन ये बनाए हुए हैं जो आपके रेशियोज हैं। मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही क्यों होता है, क्योंकि ये 6 रेशियोज थे, इसलिए हमने एक रेशियो को साइन का नाम दे दिया, एक को कोसाइन दे दिया, तीसरे को टैन नाम दे दिया, फिर उसके रिवर्स को हमने कोसाइन नाम दे दिया। ऐसे कर करके ये अलग अलग नामों को अलग अलग रेशियोज हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये वही है कि पहला रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम करें, सो यानी कि ए को मान के, यानी कि अगर मैं इसको साइड के फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा, ये BC बाय AC। तो अगर हम इसमें ऐसा करते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये कौन सा रेशियो देता है, साइन ए। इसी तरह से अब हम निकालते हैं कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा, AB अपॉन AC। इसी तरह से टैन ए कितना होता है, तो टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज इक्वल टू BC अपॉन AB। और कोसेकेंट ए क्या होता है, मतलब कोसेक ए क्या होता है, वो साइन का रिवर्स होता है, यानी इस रेशियो का रिवर्स। तो कितना हो जाएगा, AC बाय BC। इसी तरह से सेक ए क्या होता है, सेक ए आपका कॉस ए का रिवर्स होता है, तो कॉस ए का रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC बाय AB। तो लास्ट हमारा क्या है, कॉट ए, और कॉट ए किसका रिवर्स होगा, टैन का रिवर्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 रेशियोज होंगे, 3 रेशियोज तो नॉर्मल ये बेसिक रेशियोज होंगे, उसके बाद जो बाकी के 3 रेशियोज होंगे वो इनके रेसिप्रोकल होंगे। तो टैन का रिवर्स हो जाएगा आपका AB बाय BC।
तो अब ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है P बाय एच, B बाय एच, P बाय पी, ये आप P बाय बी, ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये टर्म्स इंटरचेंजेबल होते हैं, तो इसलिए इनको लिखना वैलिड नहीं होता। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, साइड एडजेसेंट टू दिस एंड साइड ऑपोजिट टू दिस, या हम सीधा फिर साइड की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हम ये स्टेप स्किप करके हम सीधा ये लिखेंगे BC बाय AC, ऐसे करके ये हम मन में याद रखेंगे कि ऐसा होता है, क्योंकि इससे ये रेशियोज निकालना ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर हम फॉर्मुलेज को ऐसे याद रखने की कोशिश करें इस तरह से, तो ये डिफिकल्ट होगा। सो बेटर क्या होता है, हम याद तो इसी के टर्म्स में रखते हैं, लेकिन हम लिखेंगे ये नहीं, लिखेंगे हम डायरेक्ट साइड की फॉर्म में। तो इसका एक छोटा सा तरीका होता है, शॉर्टकट टाइप का होता है, उसको निमोनिक्स बोलते हैं, कि हमने मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसा सेंटेंस बनाया है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो वो सेंटेंस होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इसको आप सर्कल कर लो और इसके नीचे ये लगा दो फ्रैक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इस निमोनिक को, ये आपको याद हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो और भी इसके निमोनिक्स होते हैं, हर कोई अलग अलग तरीके से बताता है, तो आपको जो निमोनिक इजी लगे आप वो लिख सकते हो। सो मैंने इस तरह से याद किया था अपने टाइम पे, तो इसलिए मुझे ये याद है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब इस सेंटेंस से ये जो लिखे हमने इनके हमने हम पहले पहले लेटर लिखे हुए हैं, तो ये क्या बेसिकली डिपिक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, ये एस मतलब क्या होता है, साइन, ये सी मतलब क्या होता है, कॉस, और ये टी मतलब क्या होता है, ये टी मतलब होता है आपका टैन। तो ये टी मतलब होता है टैन। ये पी मतलब होता है ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, और बी मतलब होता है बेस, एच मतलब आपका होता है हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि साइन का कोई भी एंगल होगा तो उसका आंसर क्या होगा, उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का आंसर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का आंसर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे हमने यहाँ पे वही चीज यूज की हुई। बाकी के अगर आपको ये तीन पता चल गए तो बाकी के तीन आप इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि वो ऊपर वाले के ही रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस का रिवर्स, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टैन का रिवर्स, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंट रेशियोज इन अ ट्रायंगल। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बना देता हूँ, उसके बेसिस पे फिर हम लोग इसको ट्राई करेंगे। जैसे हम एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट वुड बी मच बेटर। जैसे यहाँ पे अभी ये बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में आपको सीधा वैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब थोड़ा एक दो कंसेप्ट अभी और पढ़ने पड़ेंगे, तब हम एनसीईआरटी का एग्जांपल कर पाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये साइन कॉस समझाने के लिए एक बेसिक एग्जांपल हम लोग खुद से ले लेते हैं। सो लेट अस टेक इन बेसिक एग्जांपल। तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं जो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। और ये साइड लेटर से 3 है, ये साइड 4 है, और ये साइड 5 है। अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि आपको निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, पहला पार्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल सी से निकालने को नहीं भूलेंगे, क्योंकि 90 से हम नहीं निकालते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप हमेशा नॉन 90 एंगल से निकाल सकते हो। तो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा है साइन बी
कॉस बी, टैन बी, कोसेक बी, सेक बी और कॉट बी। सो सॉल्व करते हैं अब। क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल कौन सा है, बी है, यानी हम बी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बी से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाती है, बेस, और ये क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज। तो साइन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, AC। पहले आप इसको साइड्स की फॉर्म में लिखोगे, मैंने आपको बोला था ना, आप परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H मत लिखना इसमें, डायरेक्टली साइड के रेस्पेक्ट में ये फॉर्मूला लिख देना। तो साइन बी होता है, मतलब साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है, AC, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AB। तो यानी साइन का क्या रेशियो आ गया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो AC की वैल्यू कितनी है, 4, और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 5। तो इसलिए साइन B की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। इसी तरह अगर हम कॉस B निकालें, तो कॉस B कितना होगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये यानी ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB। सो BC कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज ये कितना है 5। तो इस तरह से ये कॉस B आ गया। इसी तरह से हम टैन B निकाल सकते हैं। तो टैन B इज इक्वल टू, टैन कितना है, टैन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज AC अपॉन BC. So if I put the value of AC over here and BC over here, the ratio it will come out to be 4/3. तो अब हमने साइन कॉस टेन निकाल लिया, तो हम इजीली बाकी की तीन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो कोसेक बी कितना होगा, वो साइन का रिवर्स होता है, यानी AB/AC, तो वो हो जाएगा 5/4। इसी तरह सेक बी कितना होता है, वो कॉस का रिवर्स होता है। सो दैट मीन्स दैट विल बिकम AB अपॉन BC एंड इट विल फर्दर इक्वल टू 5/3। और कॉट बी क्या होगा आपका, tan का रिवर्स होगा, सो दैट इज BC/AC एंड फाइनली इट विल कम आउट टू बी 3/4। तो ये हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए बी के टर्म्स में। अब हम ए के टर्म्स में निकालते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हम ए के टर्म्स में अब निकालेंगे। अब क्योंकि हमने अब रेफरेंस एंगल चेंज कर दिया, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस सब चेंज रहेगा, तो हम इसको हटा देते हैं। हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। तो अब हम ए को रेफर कर रहे हैं, अब हम ए से देख रहे हैं। तो ए से जब हम देखेंगे तो उसके ठीक सामने जो साइड पड़ेगी, अब वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी की एडजेसेंट साइड क्या होती है, बी, बेस होता है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है। यहाँ हमें इस केस में अब ये नहीं निकालना, अब हमें ये सारे रेशियोज ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। मतलब जैसे हमें निकालना है सबसे पहले साइन ए, तो साइन हमेशा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है AB। तो BC अपॉन AB कितना हो गया, 3/5। इसी तरह से कॉस A अगर निकालें तो वो कितना हो जाएगा, बेस। तो अब बेस कितना है, अब बेस है AC, और हाइपोटेन्यूज अभी भी AB है, तो ये हो जाएगा 4/5। तो tan A कितना हो जाएगा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, so that is BC अपॉन AC। सो फाइनली इट विल बिकम 3/4। बाकी के तीन रेशियोज भी हम निकाल सकते हैं, वो इनके रिवर्स होंगे। तो कोसेक A कितना हो जाएगा, 5/3, सेक A कितना हो जाएगा, 5/4, एंड कॉट A कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। सो एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना डायरेक्ट वैल्यूज, ये फॉर्मूले भी लिखना साइड के फॉर्म में, उसके बाद ये वैल्यूज लिखना। सो इस तरह से हम अलग अलग एंगल से अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब हमने ये सब बी से निकाले थे और जब हमने ए से निकाले हैं, तो दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है। क्योंकि एंगल चेंज होने से आपके रेशियोज चेंज हो जाते हैं। रेशियोज क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए हम फॉर्मूले में भी ये बार बार P/B ऐसे लिखते नहीं है, तो हम डायरेक्टली साइड्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये था बेसिक्स पूरा, किस तरह से हम रेशियोज फाइंड करते हैं अलग अलग एंगल से। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे और चलें, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि साइन A का होल स्क्वायर और कॉस A का होल स्क्वायर, जैसे ये अगर लिखा हो,
जैसे आपको साइन ए का होल स्क्वायर और कॉस ए का होल स्क्वायर ये लिखा हो, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। लेकिन जैसे कोसेक आपका क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ, बट ये नहीं लिख सकता। मतलब हम उसको साइन ए टू दी पावर -1 तो लिख सकते हैं, बट हम ये -1 को अंदर नहीं ला सकते इधर, क्योंकि इसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। वो 11th क्लास में जब आप आओगे तब आपको पता चलेगा, नहीं 11th में नहीं 12th में। सो 12th में देर इज अ चैप्टर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये इनवर्स फंक्शन होता है, तो इसका मतलब अलग होता है, इसको नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर कोई भी पावर होगी, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, हम उस पावर को अंदर ला सकते हैं, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन ए का होल स्क्वायर मतलब उसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन ए का होल क्यूब उसको साइन क्यूब ए लिख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बात थी, और आगे चलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल 1 है, तो एग्जाम्पल 1 में जैसे हम अगर एग्जाम्पल 1 करें, तो एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन है कि आपको tan दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल है बेसिकली एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें tan दिया हुआ है 4/3, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो एंगल ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो मतलब हमें बाकी के सारे रेशियोज निकालने हैं, साइन कॉस कोसेक सेक कॉट, tan तो ऑलरेडी हमें पता है। तो एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई ये आपको क्वेश्चन में बनाया नहीं होगा, आपको खुद से बनाना होगा। तो क्योंकि ये ए के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, तो सबसे इजी रहेगा कि हम ए एंगल को यहाँ पे मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जर्व करना इजी रहता है। इस एंगल को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 90 है। अब tan ए 4/3 है, तो tan ए अगर मैं यहाँ पे साइड्स के फॉर्म में लिखूं तो क्या फॉर्मूला आता है भाई, अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ अब, तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया, तो अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट इज बी सी अपॉन ए बी, सो दैट इज गिवन एज 4/3। अब ये रेशियोज का कंसेप्ट होता है, जैसे आपने रेशियो में पढ़ा होगा कि अगर दो चीज़ों का रेशियो मान लेते हैं 3/2 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि A3 है B2 है? डेफिनेटली नॉट। इसका ये मतलब नहीं है कि रेस्पेक्टिव वैल्यूज इनकी एक्चुअल वैल्यूज है, क्योंकि अगर मैं लेट से A को 6 लूँ और B को लेट से मैं 4 ले लेता हूँ, और अगर मैं अब इनका रेशियो लूँ तो भी कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि A3 था और B2 था, A आपका यहाँ पे कुछ और था, B आपका कुछ और था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सेम टाइप के मल्टीपल होते हैं, मतलब अगर मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करूँ, तो एक्चुअल वैल्यूज पे हम लोग आ जाते हैं इनके। तो मतलब कांस्टेंट सेम होता है। तो यानी हम रेशियो से हमेशा क्या चीज हम यहाँ से कह सकते हैं, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर ए जैसे A/B = 3/2 है, तो ए आपका 3K होगा और बी आपका 2K होगा, ये कांस्टेंट सेम होता है बस, ये हम कह सकते हैं यहाँ से। सो वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि BC कितना होगा 4K एंड AB कितना होगा 3K। सो सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है यहाँ पे 10th क्लास में, सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो BC को 4 ले लेते हैं और AB को 3 ले लेते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो आंसर तो आपका डेफिनेटली सही आएगा, बट वो मैथमेटिकली गलत होगा, आपके मार्क्स कटेंगे उसमें, क्योंकि आप रेशियोज को कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेट नहीं कर सकते। सो BC 4 के होगा, AB आपका 3 के होगा। अब अगर हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो हमें इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर। तो ये आप लोग के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC स्क्वायर, BC हमने कितना निकाला है 4K, AB हमने कितना निकाला है 3K, हमें AC स्क्वायर निकालना है, AC निकालना है बेसिकली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो यानी AC कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से
AC अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो हमारा AC हो जाएगा 5K। वैसे तो +-5 के होना चाहिए, बट हम यहाँ पे -5 के नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे 5K। ये कैसे हुआ, ये अंडर रूट हो जाता है, यहाँ पे अंडर रूट 25 5 होता है और k स्क्वायर का अंडर रूट k ही होता है। वैसे तो इक्वेशन में प्लस माइनस आता है आगे, बट माइनस वैल्यू रिजेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे पास AC भी आ गया 5K। तो अब हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे साइन A निकालते हैं। तो साइन ए कितना होगा, अगर हम वापस से क्वेश्चन पे जाएं तो साइन ए होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए हो जाएगा आपका BC अपॉन AC। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो साइन होगा BC अपॉन AC। अब AC की वैल्यू हमने ऑलरेडी कितनी निकाली है, 5K। हम एक बार BC की वैल्यू देख लेते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 4K। तो BC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा कितना, 4/5। इसी तरह से हम cos A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से बाकी सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज पुट करके। सो इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा इसी तरह करते हैं, जहाँ पे आपको एक रेशियो दिया होता है, आपको बाकी सारे निकालने होते हैं। तो उसमें ये तरीका होता है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं अब। तो एग्जाम्पल 2 जैसे इसी NCERT में ही देखते हैं वो, क्योंकि उसको हमें सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सोल्यूशन लगभग सेम ही है। कि बोला है किसी भी ट्रायंगल में लेट से B और Q दो एंगल है, उसमें साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है हमें B इज इक्वल टू Q। तो इस क्वेश्चन को समझने के दो तरीके हो सकते हैं वैसे तो, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है कि B और Q आपके सेम ट्रायंगल के एंगल है या फिर अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है। जैसे यहाँ पे NCERT में इन्होंने अलग अलग ट्रायंगल को कंसीडर किया हुआ है, हम चाहे तो सेम ट्रायंगल में भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब हम एक ऐसा ट्रायंगल मान सकते हैं जहाँ पे एक एक्यूट एंगल B हो, एक एक्यूट एंगल Q हो और एक राइट एंगल हो C। तो वहां से भी ये प्रूव हो सकता है। जैसे मैं इस चीज को करके दिखा देता हूँ एक बार, इसको रब कर देते हैं। तो जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें एक एंगल लेना है B, एक एंगल लेना है Q, ये दोनों एक्यूट लेने हैं। सो दैट मीन्स ये आपका 90 होगा डेफिनेटली। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप A नाम दे दो इसको। और इस क्वेश्चन में बोला है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, ये गिवन है। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो अगर हम साइन B निकालें, मतलब B से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो परपेंडिकुलर क्या होगा, AQ होगा उस केस में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, है ना। इसको लिख लेते हैं अगर हम B से रेफर कर रहे हैं तो साइन B लिख लेते हैं पहले। तो साइन B कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज AQ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BQ इज इक्वल टू, अब अगर मैं साइन Q निकालूंगा तो मुझे रेफरेंस पॉइंट अब चेंज करना पड़ेगा, तो ये रब कर देते हैं। अब हम Q से रेफर करते हैं, तो Q से रेफर करूंगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। तो साइन Q कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BQ। सो ये हमारे पास तीनों रिलेशन आ गए, दोनों रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिए इसके। अब BQ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, AQ इज इक्वल टू AB। तो यानी आपके पास क्या आया, AQ इज इक्वल टू AB। अब एक थ्योरम होती है दैट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर साइड इक्वल होती है दो आपस में किसी भी ट्रायंगल में, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AQ का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, B। तो यानी एंगल B वो भी इक्वल होगा AB का ऑपोजिट एंगल। तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, Q, एंगल Q के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर ऑल्सो इक्वल। सो ये सोल्यूशन तो है अगर हम दोनों एंगल को सेम ट्रायंगल में ही कंसीडर करें, बट अगर हम दोनों एंगल को सेम ट्रायंगल में कंसीडर ना करके अलग अलग ट्रायंगल में कंसीडर करते हैं तो इसका सोल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे दो ट्रायंगल्स यहाँ पे इन्होंने फॉर्म किए हुए हैं, तो मान रखा है कि एक एंगल ये बी है, एक एंगल ये क्यू है। तो यहाँ से साइन भी इन्होंने कैलकुलेट किया तो वो कितना आया, ए सी अपॉन ए बी, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली साइन क्यू भी आ जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों हमें इक्वल दिए हैं, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो इसका मतलब ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू होगा। ये हो गया। इसको इन्होंने फिर क्या किया, इसको के लेट कर लिया। तो अगर इसको के लेट करेंगे और हमने इस पे रेशियो भी चेंज किया इन्होंने, मतलब इन्होंने क्या किया है कि सेम सेम जो आपका साइड है उसको एक उस पे रख लिया लेवल पे। जैसे इस ए बी को डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया और पी आर को डिनोमिनेटर में ले आए यहाँ पे। जैसे ये ए बी था ना यहाँ पे, तो ए बी को इधर पी आर की जगह लिख दिया और पी आर को ए बी की जगह लिख दिया ऐसे। तो ये इंटरचेंज तो कर सकते हैं हम यहाँ पे इजिली। इसको के लेट कर लिया अब इन्होंने। तो इसको जैसे ही इन्होंने के लेट किया तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब इन्होंने फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जैसे मैं ऊपर कर लेता हूँ इस डायग्राम को, तो अगर इस ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो वही थ्योरम लगाइए और वहां से बी सी की वैल्यू निकालिए। तो बी सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। फिर इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगा के इन्होंने क्यू आर का रिलेशन निकाल लिया। अब फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसका रेशियो ले लिया। तो इसका रेशियो जब लेंगे तो ए बी को हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस रेशियो से ए बी को लिख सकते हैं के टाइम्स पी क्यू, क्योंकि ये इक्वल है, थी ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू के है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं के टाइम्स पी क्यू, तो वही चीज लिखिए के टाइम्स पी क्यू। और ए सी को लिख सकते हैं के टाइम्स पी आर। इसको सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर है, तो इस वजह से के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और के स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से के स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर के स्क्वायर कॉमन रहेगा और क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो के स्क्वायर आपका कॉमन होगा वो अंडर रूट से बाहर आके के बन जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम हो गया। सो ये भी कितना आ गया, के आ गया। यानी हमने क्या देखा कि बी सी बाई क्यू आर भी कितना आया, के आया, और ये ऑलरेडी के थे, ये रिलेशन ऑलरेडी के बराबर था, ये वाला ये पूरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब ये दोनों के बराबर है और ये भी के बराबर है तो मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। दैट इज ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो हमारे पास फाइनली ये रिलेशन आ गया, ये पूरा। ये रिलेशन अगर हम चैप्टर 6 आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये सिमिलैरिटी का रिलेशन है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या आया, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये रिलेशन नीचे आया है। तो इसका मतलब ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए सी बी इट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। और जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स से हम कह सकते हैं कि उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स के हमेशा सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो ऐसे प्रूव हो गया अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 में क्या लिखा है कि एक ट्रायंगल है ए सी बी, उसमें सी एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और ए बी आपको साइड दी है, बी सी साइड दी है। एंगल ए बी सी दिया हुआ है थीटा। तो एंगल ए बी सी थीटा है, मतलब ये एक ग्रीक लेटर है थीटा, उससे बस इसको इंडिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर अब आपसे बोलेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखो बी एंगल से, तो अब हम साइन बी नहीं लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि हमें बी एंगल के लिए इंडिकेशन दिया हुआ है कि हमें थीटा लेटर यूज करना है। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, वैसे वैल्यू की जगह एक वेरिएबल यूज किया हुआ है, इसका मतलब कि ये एंगल अभी पता नहीं है कितना है। तो इसलिए बार बार अब हमें एंगल बी नहीं लिखेंगे, ये लोग बी के लिए थीटा लिखेंगे, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल थीटा हो गया एक तरीके से। अब आपको यहाँ दो साइड्स पता है, 29 है, एक 21 है। पाइथागोरस से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं AC। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। यहाँ पे के नहीं लेना क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइड्स दी हुई हैं, वो एग्जैक्ट साइड है, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे इन्होंने के नहीं लेट किया हुआ। AC आ जाएगा वहाँ से 20 यूनिट्स।
तो जैसे ही पाइथागोरस से तीसरी साइड आ जाएगी तो हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, बट इन्होंने क्या बोला है, आपको डिटरमाइन करनी है फर्स्ट पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा ही हमें जरूरत पड़ेगी मतलब इसमें, क्योंकि सेकंड पार्ट में भी कॉस और साइन से ही रिलेशन हमें निकालना है। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी अपॉन ए बी, तो वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से साइन थीटा निकल आएगा। फिर उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे बस पुट करना है। तो पुट करेंगे जब हम लोग, तो वो अपने आप वन के प्रूव, वन की फर्स्ट क्वेश्चन में वन वैल्यू आ जाएगी और सेकंड क्वेश्चन में ये आंसर आ जाएगा आपका 41/841। एग्जाम्पल फोर्थ देखते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ में दिया है tan a 1 है, तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin cos a भी 1 होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। तो ए एंगल को हमें एक्यूट लेट करना है, क्योंकि उसी से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो tan a अगर 1 दिया हुआ है तो आप a के रेस्पेक्ट में पहले परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज लिख लो डायग्राम में। अब tan a 1 है तो 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। सो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1/1 ये दिया हुआ है। सो हमें दो साइड्स पता चल जाएंगी। अब रेशियो के फॉर्म में दिया है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसको के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन में इन्होंने दिया है कि बी सी बाय ए बी, टैन ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी होगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/1। तो यानी बी सी को मैं लिख सकता हूँ 1 के और ए बी को भी हम लिख सकते हैं 1 के। तो दोनों की वैल्यू 1 के होगी। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी k√2। तो जैसे ही आपको तीनों साइड्स पता चल जाएंगी तो आपका साइन ए कॉस ए भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें जो वेरीफाई करना है उसमें साइन ए कॉस ए ही चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू निकाल लेना, कॉस ए की वैल्यू आप निकाल लोगे। दोनों को यहाँ पे जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा 1 के इक्वल। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम सेपरेटली करते हैं लिख के, तो ज़्यादा क्लियर होगा थोड़ा। इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है एक ट्रायंगल है ओपी क्यू राइट एंगल एट पी। ठीक है, सो हम साथ के साथ इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। तो एक ट्रायंगल है ओपी क्यू राइट एंगल एट पी। ठीक है, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको हम क्यू मान लेते हैं लेट से। आगे दिया है ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओपी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ओपी आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा, और दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करो। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है साइन क्यू और कॉस क्यू। सो इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें क्यू से निकालना है सारा कुछ, है ना। ये क्यू है तो हमें क्यू के रेस्पेक्टिव निकालना है। तो हमारा ये रेफरेंस एंगल होगा, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब हमें इसमें ओ क्यू और पी, अब हमें इसमें एक ही साइड पता है, दो साइड नहीं पता। बट दो जो साइड नहीं पता उनमें एक रिलेशन पता है हमें। तो अगर हम एक और रिलेशन ऐसा निकाल लें तो हम इसको फिर सॉल्व कर पाएंगे, दोनों की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। तो हम किसी तरह से दूसरी इक्वेशन कैसे ला सकते हैं, तो इनको रिलेट करने के लिए अब एक ही इक्वेशन बचती है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ क्यू और पी क्यू में हमें रिलेशन चाहिए, तो हम इन दोनों को एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू दी हुई है 7, तो ये कितना हो गया 49। अब इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
दैट इज इक्वल टू 49। अब ओ क्यू माइनस पी क्यू ऑलरेडी कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो इक्वेशन 1 से हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे 1, तो अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ ओ क्यू प्लस पी क्यू। तो यानी ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना आ गया, ओ क्यू प्लस पी क्यू आ जाएगा 49। सो ये हो गई इक्वेशन 2। अब आपके पास दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो थर्ड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सो व्हेनेवर वी हैव टू वेरिएबल्स एंड टू इक्वेशंस, सो we can apply substitution method, we can apply elimination method and cross multiplication too। तो सबसे बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर देते हैं इसमें। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू आपको 1 दिया है और ओ क्यू प्लस पी क्यू आपको कितना आया है 49 आया है। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 50, तो ओ क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अगर ओ क्यू 25 है उसको आप फर्स्ट में पुट कर दो, तो पी क्यू कितना आ जाएगा 24, क्योंकि पी क्यू अगर उधर जाएगा तो वही कितना हो जाएगा ओ क्यू माइनस 1। ओ क्यू की वैल्यू 25 है, सो इट विल कम आउट टू बी 24 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 24। तो अब हमें तीनों साइड पता चल गई। अब हमें ओ क्यू भी पता चल गई, इसको लिख लेते हैं कि ओ क्यू हमारी कितनी है 25 और पी क्यू कितनी निकली है 24। तो एज सुन एज वी गेट ऑल द थ्री साइड्स वी कैन इजिली फाइंड आउट एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन क्यू कॉस क्यू भी इस क्वेश्चन में इजिली निकल जाएगा। कोई भी रेशियो निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है उससे रिलेटेड साइड्स पता होनी चाहिए, दैट्स इट। जैसे साइन क्यू के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था, परपेंडिकुलर यानी ओपी और हाइपोटेन्यूज यानी ओ क्यू। इसी तरह से कॉस क्यू के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बेस यानी कि पी क्यू और हाइपोटेन्यूज यानी कि ओ क्यू। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट किया है। सो इसमें कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ नहीं है, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग ही उसका सोल्यूशन होता है हमेशा। सो मैथमेटिक्स में आप हमेशा ये देखो कि क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बस उस चीज़ को निकालने के लिए आप शुरू कर दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो ये सारी वैरायटी थी इस एक्सरसाइज में। अब आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो अब तक हमने किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, आपको दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, आपको बस ये साइन है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं अलग अलग एंगल से, बेसिकली साइन कॉस ही निकालने हैं, तो ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी हुई है, आपको tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो ये भी सिंपल है, इसमें आप लोग क्या करना है, आपको दो साइड दी हुई है, पाइथागोरस से आप तीसरी साइड निकालोगे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगी आपकी 5 आएगी, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का होता है 144। तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपका ये क्यू आर आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 5। तो जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास अपने आप ये क्यू आर कितनी निकल के आएगी 5। तो अब आपको tan p निकालना है पहले, तो tan p, तो उसके लिए p एंगल से आप देखना, तो tan p कितना हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, यानी 5/12। और cot r कितना निकल जाएगा, आप r के रेस्पेक्ट में देखना यहाँ से। तो cot कितना होता है tan का रिवर्स यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस क्या होगा क्यू आर। तो क्यू आर कितना है 5 और परपेंडिकुलर दोबारा कितना है 12, तो ये भी 5/12 होगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा, आई थिंक 0 आएगा। थर्ड क्वेश्चन में साइन ए दिया हुआ है 3/4 और कॉस ए और tan ए निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है, हमने ऐसा एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया हुआ है। तो साइन ए को आप साइड्स के टर्म्स में लिखना, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना जहाँ पे एक एंगल ए होगा और बाकी के एंगल बी पे राइट एंगल मान लेना, सी को आप तीसरा एंगल मान लेना। तो साइन ए को फिर आप साइड्स के फॉर्म में लिख लेना, उसका रेशियो अगर 3/4 है तो वो के की टर्म्स में साइड्स आ जाएंगी, फिर पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे लगेगी, तो तीसरी साइड भी आएगी के की फॉर्म में, वहाँ से कॉस ए और tan ए आपका आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो ये एक तरीके से कुछ नहीं करना, आपको इस 15 को दूसरी साइड भेज देना है, यानी cot a इज इक्वल टू 8/15, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि 15 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन जैसा बन चुका है बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है sec थीटा 13/12 है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो ये भी सिंपल है, आप एक ट्रायंगल बना लेना अपने आप, उसमें कोई भी एक्यूट एंगल को थीटा मान लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग साइड्स के फॉर्म में सेक का फॉर्मूला लिखना, वहां से आपको दोनों साइड्स मिल जाएंगी के की फॉर्म में। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे थर्ड साइड भी आ जाएगी और बाकी के सारे रेशियोज भी आ जाएंगे, बट वो थीटा के टर्म्स में होने चाहिए, मतलब जिस एंगल से आप देख रहे हैं उस एंगल को आप थीटा मान लेना।
सिक्स क्वेश्चन इजी है, सेम एग्जांपल जैसा है जैसा एग्जांपल किया था। यहाँ पे क्या है, ए और बी सेम ट्रायंगल के एक्यूट एंगल आप मान लेना, तो वहां से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन भी इजी है, कॉट थीटा 7/8 है, ये इवेलुएट करना है पूरा, तो इसके लिए साइन और कॉस पता होना चाहिए। तो बस वही है, इसको साइड्स की फॉर्म में लिख के पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड आ जाएगी, तो वहां से साइन कॉस निकाल के यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करना है। इसका सेकंड पार्ट में तो कॉट का स्क्वायर ही करना है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमें पता ही है 7/8, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो दैट इज 49/64। एट्थ क्वेश्चन भी इजी है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से cot a इज इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। cot a अगर 4/3 है तो यहाँ पे हमें tan a की जरूरत है बस, क्योंकि हमें यहाँ पे tan a निकालना है इस वाले साइड में, तो tan a इसका रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 3/4। बट लेकिन RHS के लिए हमें cos और sin भी निकालना है, तो हमें थर्ड साइड निकालनी ही पड़ेगी यहाँ पे पाइथागोरस लगा के। तो थर्ड साइड निकाल के cos और sin यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देना, फिर देख लेना कि ये दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है, that check whether these both of sides they are equal or not. Ninth question is again an easier question. Tan a is given to you. You have to find out both of these terms, equations. ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो इसके लिए आपको साइन ए कॉस सी ये पता होना चाहिए और कॉस ए साइन सी ये पता होना चाहिए। तो वही है, टैन ए के हेल्प से आपको तीनों साइड पता चल जाएंगी, दो साइड पता चलेंगी बेसिकली के टर्म्स में, तीसरी साइड हाइपो उससे आपकी जो होती है वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, वहां से आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। फिर आपको सारे के सारे रेशियोज पता चल जाएंगे किसी भी एंगल से। तो हमको यहाँ पे जैसे साइन लेना है ए के रेफरेंस से, कॉस लेना है सी के रेफरेंस से, फिर कॉस लेना है ए के रेफरेंस से, साइन लेना है सी के रेफरेंस से। तो ये सारी वैल्यूज निकाल के आप सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह है एनसीईआरटी के, जो हमने लास्ट में अभी किया था, कि यहाँ पे एक साइड पता है और दो साइड का रिलेशन पता है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम ट्रायंगल बना लेते हैं और पाइथागोरस लगा के स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस लगा के जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा पी आर और क्यू आर में, फिर वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करके ये पी आर और क्यू आर भी आ जाएंगे, पी क्यू ऑलरेडी पता है, तो ये सारे के सारे रेशियोज हमारे उसी तरह आ जाएंगे जिस तरह लास्ट एग्जाम्पल में हुआ था। 11th क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स है, वो सिंपल है, आप लोग देख के आराम से कर सकते हो इसको। So this is all about the first type in the trigonometry. So if you are thorough with the example and with the concept, so we can easily attempt all of the questions given in the exercise. तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सरसाइज अलग से करने की समझने की आपको कोई ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इस सेशन को ध्यान से फोकस होकर अगर आपने सुना होगा और सारे के सारे एग्जाम्पल्स अगर आपने ठीक से सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप आराम से एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर सकते हो। So we'll meet up in next session now, in which we will be going to discuss the trigonometric function at the angle। मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि साइड्स की फॉर्म में रेशियोज कैसे निकालते हैं। अब सपोज हमें साइड्स ना पता हो, एंगल पता हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे डील करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इस चीज़ को। So please subscribe the channel, like the video and tap the bell icon to get the notification for all further lectures. Thank you and have a nice day.